हेलो एवरीवन दोस्तों आप सभी जैसा कि यूजीसी नेट के एग्जाम देते रहते हैं या आप कभी अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ तो आप जो इकोनॉमिक्स की प्योरली एग्जाम देते हैं अगर मैं बात करूँ यूजीसी नेट की तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा फेस करने पड़ते हैं जैसे कि ये ऐसे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलते हैं या एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से। तो आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि हम इस तरह के क्वेश्चंस के साथ किस तरीके से डील करें, यानी कि हम इन्हें कैसे बना सकते हैं और हम इसे कैसे सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस को लगाना चाहते हैं तो आज अगर जब आप ये वीडियो पूरा हो जाएगा तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है कि भैया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो कई तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, कई बार मैं बात करूं तो कार्डिनल अप्रोच से भी निकल जाता है, ऑर्डिनल अप्रोच से भी हम उसे निकाल सकते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि हम कार्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे अचीव करते हैं और हम ऑर्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे मतलब अचीव करेंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ, आज मैं आपको यूटिलिटी की दो अप्रोच के बारे में बताऊंगी, यानी कि कार्डिनल अप्रोच क्या होती है और ऑर्डिनल अप्रोच क्या होती है। सो वेल, आई होप गाइस कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगने वाला है। मेरा नाम पूनम शर्मा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोचेस की। तो देखिए, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी जो कि आपको ये बताती है कि एक कंज्यूमर किस समय पे सेटिस्फेक्शन या फिर कहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। यानी कि देखिए, एक कंज्यूमर है, आप है, मैं हूँ, हम सब, हम क्या करते हैं कि हम कुछ ना कुछ जब कोई चीज खरीदते हैं तो ये जरूरी है कि हम कहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं, यानी कि किस बिंदु पर हमें संतुष्टि मिलती है या हम किस बिंदु पर आकर अपना प्रोडक्शन रोक दें, कंजप्शन रोक दें। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जब हम पिज्जा खाते हैं, जब बहुत तेज भूख लगी है, आपको बहुत तेज भूख लग रही है, तो आपने कहा हमें एक पिज्जा खाना है। तो जब आप एक पिज्जा खाने जाते हैं तो बेसिकली आप जब पहली बाइट खाते हैं तो बहुत मजा आता होगा, नो डाउट। उसके बाद सेकंड बाइट खाते हैं तो भी मजा आता होगा, पर जैसे जैसे आप उसकी स्लाइसेस की और ज्यादा बाइट्स को कंज्यूम करने लग जाएंगे तो धीरे 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 आपको ऐसा फील होगा कि अब वो मजा नहीं आ रहा जो आपको पहली बाइट में आया था, राइट। तो बेसिकली यूटिलिटी मतलब इसी को हम यूटिलिटी कहते हैं। देखिए, यूटिलिटी के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसी से पता लगता है कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, कंज्यूमर को संतुष्टि कब हुई, कब उसे अपना कंजप्शन रोक देना चाहिए था, क्योंकि अगर वो उससे ज्यादा कंज्यूम करेगा तो उसके बाद उसे नेगेटिविटी मिलेगी, एसिडिटी हो जाएगी, पेट में दर्द हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आज हम दो अप्रोच से जानेंगे कि मतलब यूटिलिटी की दो अप्रोच से जानेंगे कि एक कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में कब होता है, एक कंज्यूमर को कब सेटिस्फाइड हो जाता है कंजप्शन करने के बाद किसी भी चीज का, फिर चाहे वो बिजनेस है या वो कुछ मतलब खरीद रहा है या वट कुछ भी कर रहा है। ठीक है, तो वो कब सेटिस्फाइड होता है और उसे कहाँ पर रुक जाना चाहिए। तो वेल, आई होप गाइस कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो मैं कार्डिनल और ऑर्डिनल क्या होते हैं इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज यूटिलिटी, की यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मैं यूटिलिटी को बोलूं तो हिंदी में इसे उपयोगिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब क्या होता है? उपयोगिता का एक सिंपल सा मतलब यही होता है कि यूटिलिटी मतलब अगर मैं किसी भी चीज का कंज्यूम करती हूँ, मैं किसी भी चीज को कंज्यूम करती हूँ यानी कि उसको उपभोग करती हूँ, तो उसको उपभोग करने के बाद मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है, यानी कि मैं कितनी सेटिस्फाई हुई उसे। कई बार हम कहते हैं ना, अरे वाह मजा आ गया, राइट। तो हमारा कहीं ना कहीं भाव ये होता है कि हम बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं उस चीज को लेकर के। कई बार हमें कम सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये कंज्यूम कोई कोई भी कंज्यूमर का जब वो कोई चीज कंज्यूम करता है तो उसका एक एक्सपीरियंस होता है, उसका एक मतलब वे ऑफ एक्सप्रेशन है कि वो उसे एक्सप्रेस कर रहा है। उसी को यूटिलिटी कहा जाता है कि किसी भी कंज्यूमर को किसी भी यूनिट की मतलब किसी भी यूनिट को कंज्यूम करने के बाद कितना उसे सेटिस्फेक्शन हुआ, कितना उसे मतलब उसकी कितनी यूनिट्स को मतलब उसको लेने के बाद उसे कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील कर रहा है वो, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो यहाँ पे आता है कि पीपल बाय गुड्स। ठीक है,
बिकॉज दे गेट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दैम, यानी कि जो लोग होते हैं वो गुड्स क्यों खरीदते हैं, ताकि उन्हें उनसे सेटिस्फेक्शन मिले। दिस सेटिस्फेक्शन विच द कंज्यूमर एक्सपीरियंस व्हेन द कंज्यूम ऑफ अ गुड और सर्विसेज व्हेन मेजर इज कॉल्ड यूटिलिटी, यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस है कि आपको किसी भी चीज को कंज्यूम करने के बाद कितनी मतलब सेटिस्फेक्शन मिली है, उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं, राइट। तो यूटिलिटी जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी। जो जिबॉन थे, ठीक है, यूटिलिटी के बारे में पहली बार यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी की बात करती हूँ, उपयोगिता का जो एक मतलब सिद्धांत है उपयोगिता के बारे में, जो पहली बार किसी ने अगर बात की थी तो वो जिबॉन ने की थी। इकोनॉमिस्ट थे जिबॉन, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1935, जिनका टाइम पीरियड 1935 से 1980 मतलब 1982 सॉरी 1885 से 1880 टू तक बेसिकली रहा है। तो इन्होंने इसके बारे में बात की थी। तो आई होप गाइस कि आपको ये समझ आया होगा कि यूटिलिटी क्या होती है। तो यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को कंज्यूम करने के बाद आपको उसकी कितनी सेटिस्फेक्शन हो रही है, आप कितने सेटिस्फाइड हो रहे हो, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब सेटिस्फाइड हो रहे, ये तो मन का एक भाव है ना हमारे, कि हमें इतनी संतुष्टि हुई, हाउ टू एक्सप्रेस, हम उसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो इकोनॉमिस्ट ने इसके ऊपर विचार किया और उन्होंने बात की कि चलो इसको मेजर भी करते हैं। क्या करते हैं, इसका मेजरमेंट निकालते हैं। तो जब हम यूटिलिटी की बात करती हूँ, तो यूटिलिटी जो होती है, यूटिलिटी हमें कितनी सेटिस्फेक्शन हुई है, इसको मेजर करने के उन्होंने दो अप्रोचेस बताई कि हम यूटिलिटी को दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, यानी कि सॉरी दो अप्रोच के थ्रू हम इसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी कि यूटिलिटी को निकालने की दो अप्रोच यहाँ पे बताइए। एक है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसे हम कहते हैं गणनावाचक, गणनावाचक उपयोगिता, गणनावाचक उपयोगिता, ठीक है, सिद्धांत कह सकते हैं, अप्रोच कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करती हूँ तो इसका मतलब होता है क्रमवाचक, क्रमवाचक उपयोगिता। ठीक है, गणनावाचक उपयोगिता का मतलब क्या होता है कि हम जब यूटिलिटी को निकाल रहे हैं वो हम नंबर्स में मेजर कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं कहती हूँ फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, नंबर्स में मेजर कर रहे हैं कि भाई हम मान लो कि फॉर एन एग्जांपल कि भाई मैं एक, ठीक है, मैंने अगर एक एप्पल खाया तो मुझे एक यूटिलिटी प्राप्त हुई, मैंने दो एप्पल खाए तो मुझे दो की यूटिलिटी प्राप्त हुई। तो आप उसे नंबर में मेजर करते हैं। यहाँ पर आप ऑर्डिनल, जैसे कि इसका मतलब है क्रमवाचक, क्रम का मतलब क्या होता है, रैंकिंग लगाना। ठीक है, ऑर्डिनल में ये कहता है कि मेजरमेंट न्यूमेरिक फॉर्म में हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है रैंक में। हम ये कह सकते हैं कि हम उसे रैंक दे सकते हैं कि हमें इससे ज्यादा ये पसंद आया, उससे ज्यादा वो पसंद आया, यानी कि रैंक हम इन्हें दे सकते हैं कि मान लीजिए मैंने एप्पल एंड ऑरेंजेस कंज्यूम किए कि ठीक है, और एप्पल भी कंज्यूम किया मैंने, ऑरेंज भी कंज्यूम किया। तो मैंने कहा कि मैं एप्पल को ए रैंक दे रही हूँ पर मैं ऑरेंज को बी रैंक दे रही हूँ, क्योंकि मुझे एप्पल ज्यादा पसंद आया कंपेयर टू ऑरेंजेस। यहाँ पर आपको प्रॉपरली उसे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली न्यूमेरिक फॉर्म में उसे हमें रैंक देना पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम रैंक देंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसके अभी मैं आपको इंडिविजुअली कार्डिनल अप्रोच क्या होती है और इंडिविजुअली ऑर्डिनल अप्रोच क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगी। उसके पहले दोस्तों यहाँ पर आपको वेल आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आता है, थोड़ा सा आपको ये बता दूं, देखिए जो कार्डिनल अप्रोच है, यानी कि जो गणनावाचक अप्रोच है, ठीक है, जब मैं गणनावाचक अप्रोच की बात करती हूँ या गणनावाचक उपयोगिता की बात करती हूँ, तो ये एल्फ्रेड मार्शल ने, बेसिकली एल्फ्रेड मार्शल ने इस चीज का मतलब मतलब इसकी जो यूटिलिटी, ये जो यूटिलिटी है इसको प्रपोज जो किया है एल्फ्रेड मार्शल ने किया है। एल्फ्रेड मार्शल एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इनकी किताब है मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कई बार पूछ लेता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की जो ये बुक है ये बेसिकली किसने दी थी, तो एल्फ्रेड मार्शल ने ही दिया। तो यहाँ पर एल्फ्रेड मार्शल ने इसको किया, इन्होंने कहा कि इसे हम मेजर कर सकते हैं, इसे हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं और उस नंबर को हम क्या कहेंगे, यूटिल्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम, यूटिल्स। तो इसे मेजर किया जा सकता है नंबर्स में, यानी कि यूटिल्स में मेजर किया जा सकता है। यहाँ पर याद रखिएगा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में जब आप पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी लगेगा, यानी कि
घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। किसका नियम लागू होता है? घटती सीमांत उपयोगिता का, जो कि मैं अभी आगे चल के आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका मार्शलियन एनालिसिस करेंगे कि भैया मार्शल किस तरीके से उस चीज को निकाल रहे हैं। इसके बाद ऑर्डिनल अप्रोच, यानी कि यहाँ पे हम बात करते हैं तो क्रमवाचक यूटिलिटी में हम हमेशा रैंक देंगे, यानी कि कैन नॉट बी मेजर्ड, इसे मेजर नहीं किया जा सकता, बट कंपेयर्ड एज द रैंक, हम इसे रैंक से कर सकते हैं। ये किसने दिया है? तो याद रखिएगा, ये जे.आर. हिक्स ने, ठीक है, जे.आर. हिक्स और जी.डी. एलन ने, ठीक है, आर.जे.डी. एलन के मतलब ये अप्रोचेस हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है ये प्रैक्टिकल नहीं है, और जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोचेस है इसको मेजर करना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, ये सिर्फ एक मिथक है। पर लेकिन इनका मानना है कि हम इसे रैंक दे सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते बट रैंक दे सकते हैं। तो ये बताते हैं कि यूटिलिटी एक कंज्यूमर कार्ड, मतलब यहाँ पे एल्फ्रेड मार्शल की इस अप्रोच में आप पढ़ोगे कि एक कंज्यूमर मतलब किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव करता है यूटिल्स के द्वारा, यानी कि मेजर की किस तरीके से करेगा, कार्डिनल फॉर्म में यानी कि न्यूमरिक फॉर्म में। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि उसे रैंक दे करके हम किस तरीके से वो कर सकते हैं, जिसके लिए मतलब जब आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा। इंडिफरेंस कर्व की सहायता से हम इसे क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व को हम अनादिमान वक्र भी कहते हैं, तटस्थ वक्र भी कहते हैं ना। तो ये इसमें हम इस चीज का एनालाइज करेंगे। सो मेरा ये होप गाइस कि आपको अभी एक बात समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से चलने वाले हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एक्चुअली क्या होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी बहुत ही हाई कह सकती हूँ मैं कि बहुत ही हाई कॉन्सेप्ट है कि बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो प्लीज मतलब आप इसे वो ना करें, मतलब बिल्कुल भी स्किप ना करें। कई बार स्टूडेंट्स को ऑर्डिनल यूटिलिटी नहीं समझ आती है तो वो इसे स्किप कर देते हैं, पर प्लीज डोंट, इसको आप स्किप ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे हमें बात करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो डू इट। ओके, तो देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, पहले तो ये समझ लें, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की पहली चीज हमारी यही है कि हम इसमें जो करते हैं वो यूटिल्स में, यानी कि हम यूटिल्स में मेजर करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हम ये करेंगे कि इसको किसने प्रपोज किया है, तो एल्फ्रेड मार्शल ने प्रपोज किया है। ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल की यहाँ पे बात की जाएगी। ओके, तो यहाँ पे चलिए हम बात करेंगे, और एल्फ्रेड मार्शल, और तीसरी चीज सबसे ज्यादा यहाँ पे वो होगी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, यहाँ पे मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ लगेगा, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले आते हैं कि यहाँ पे द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज अ इकोनॉमिक थ्योरी यूज्ड बाय एनालाइसिस कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि उपभोक्ता के एक व्यवहार को बताती है कि उपभोक्ता कैसा व्यवहार करता है, कब वो सेटिस्फेक्शन में होता है, कब वो डिससेटिस्फाइड होता है, और कब उसे मतलब कम सेटिस्फेक्शन होता है, कब उसे ज्यादा होता है, कब उसे एकदम इक्वल सेटिस्फेक्शन होता है, जितना इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, जितना एक उसके प्राइस के अकॉर्डिंगली बैठ जाए। ओके, तो यहाँ पे ये कंज्यूमर बिहेवियर को क्या करने की कोशिश करता है, कंज्यूमर बिहेवियर को मतलब एनालाइज करेगा, आपको एनालाइज करके बताएगा। ओके, यहाँ पे इट अज्यूम दैट यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस ड्राइव फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स एंड, देखिए ये यूटिलिटी को बताता है। यूटिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि भैया जितना भी कंज्यूमर की जो फीलिंग है किसी भी चीज को कंज्यूम करने के बाद, ठीक है, तो उसे मेजर करेगा, कैन बी मेजर्ड इन एब्सोल्यूट नंबर्स लाइक असाइनिंग स्कोर और यूटिल्स। ठीक है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, न्यूमेरिक टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को, कि भैया आपको मान लीजिए मैंने कहा मैंने एक एप्पल एज्यूम किया और मुझे 10 की मतलब 10 सेटिस्फेक्शन हुई, यानी कि मैं क्या कहूंगी, मुझे 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हुई है, यानी कि मेरी यूटिलिटी 10। उसके बाद मैंने दोबारा से मतलब दूसरा यानी कि 2 एप्पल कंज्यूम किए, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैंने अभी एक एप्पल खा लिया फिर मैं दोबारा खाऊंगी तो मुझे उतना मजा नहीं आएगा। ये एक ह्यूमन बिहेवियर होता है कि जब आप किसी भी चीज का कंटिन्यूअसली कंजप्शन करते रहते हैं, ठीक है, सेम यूनिट का, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि दूसरे वाले में अब कुछ और है, जैसा पहला एप्पल था वैसे ही मैंने दूसरा एप्पल भी खाया, तो मुझे अब उतना मजा नहीं आने वाला है। ओके, तो मैंने जैसे इसका कंजप्शन बढ़ाया, ठीक है, जैसे मैंने थोड़ा सा कंजम्पशन बढ़ाया तो मैं इसकी मेरी
यूटिलिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कि मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगी। उसके बाद मैंने थोड़ा और कंजप्शन बढ़ा दिया, ठीक है। सेम चीज का यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, एप्पल सेम है, अब उसमें ना आपने नमक मिर्च चटकारे कुछ भी नहीं लगाए हैं, ठीक है। एप्पल सेम है, उसकी मतलब जिस तरीके का आपने पहला एप्पल खाया था वही एप्पल अभी आप कंज्यूम करते चले जा रहे हो। उसके बाद जब आप दोबारा खाओगे तो शायद आपकी यूटिलिटी और गिर जाए, देन आपने दोबारा से कंज्यूम किया तो ये यूटिलिटी धीरे 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 आपकी क्या होने लग जाएगी, गिरने लग जाएगी। तो जब हम किसी भी चीज को, यानी कि जब हम किसी चीज को जितना हम कंज्यूम करते हैं ना, तो वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, ठीक है, जितना आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं। और मार्जिनल यूटिलिटीज की जो पर वैल्यू होती है, यानी कि इंडिविजुअल मार्जिनल यूटिलिटीज को जब आप ऐड कर देंगे, यानी कि ये 10 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 17, 17 और ये 21 और 21 और 5 26 है ना, 26 हो गया है ना। तो ये कितना हो गया, 26 हो गया। तो ये आपका टोटल क्यू आ जाएगा, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगी। तो जब किसी भी चीज को जब हम कंज्यूम करते हैं, जिसकी जितनी यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, यानी कि सीमांत उपयोगिता होती है। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। तो अभी मैं आपको सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कैसे होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगी। पर उसके पहले जब हम कोई भी मतलब इस तरीके अप्रोच पढ़ते हैं या जब हम कोई भी लॉ पढ़ते हैं, तो हमें उसकी एक चीज जरूर पढ़नी चाहिए, एक तो उसके मतलब उसका क्रेडिज्म पढ़ना चाहिए, और दूसरी चीज हमें उसे अजम्पशंस यानी कि उसकी मान्यताएं पढ़नी चाहिए। क्योंकि जब कोई लॉ बनाया जाता है ना, तो वो ऐसे ही नहीं बच जाता कि भाई हमने कोई भी लॉ बना दिया, हम इतर पितर कुछ भी ले रहे हैं, उसमें कुछ चीजों को फिक्स माना जाता है, कुछ चीजें हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनके अंदर चेंज नहीं आने वाला है, यानी कि हम इस मतलब एक सेट ऑफ लॉज है। मान लीजिए मैंने कहा कि सभी बच्चे आज स्कूल में पीटी करेंगे, तो पीटी करने के लिए मैं उनके लिए कुछ लॉज तो सेट करूंगी ना, उनके लिए कुछ रूल्स तो सेट करूंगी। तो इसी तरीके से जब कोई लॉ बनता है ना, तो उसकी कुछ अजम्पशंस मान ली जाती है, उसके कुछ लॉ सेट कर दिए जाते हैं, ताकि जब हम उस लॉ को अप्लाई करें तो ये कंडीशंस उसमें फॉलो होंगी। इज दैट क्लियर? तो उसी को हम क्या कहते हैं, अजम्पशंस कहते हैं, यानी कि मान्यताएं कहते हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की कुछ मान्यताएं हैं जिसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। पहली बात, कार्डिनल यूटिलिटी के थ्रू जब हम कंज्यूमर बिहेवियर को निकाल रहे होते हैं, तो सबसे पहली बात कि कार्डिनल मेजरमेंट होता है, यानी कि हम इसे मेजर कर सकते हैं, विच इज मेजरेबल, ठीक है, क्या है, मेजरेबल। और यूटिलिटी मेजरेबल है, इसकी पहली अजम्पशन होती है, और किसमें मेजर होगी, यूटिल्स में होगी। इज दैट क्लियर? इसके बाद मतलब हम ऐसे नहीं लिखेंगे एक नंबर, दो नंबर, एक यूनिट बोलते हैं, इसी तरीके से हम एक यूटिल्स बोलेंगे। मान लीजिए मैंने एक एप्पल खाया, तो मुझे 10 की सेटिस्फेक्शन हुई, तो मैं कहूंगी मुझे 10 यूटिल्स मिला, उससे कितनी यूटिल्स मिला मुझे, 10 यूटिल। तो विच इज मेजर बाय द नंबर्स, ठीक है। तो हमारा क्या है कि नंबर्स में मेजर हो रहा है। इज दैट क्लियर? इसके बाद रेशनल कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि जो कंज्यूमर है वो अपने होशो हवास में निर्णय ले रहा है। अगर वो एक एप्पल खा रहा है, तो वो अपने होशो हवास में खा रहा है, उसको किसी ने मुंह में जबरदस्ती नहीं कहा कि भाई आपको एप्पल खाना ही खाना है, खाना ही खाना है, नहीं, वो अपने पूरे होशो हवास में है, पूरी नॉलेज के साथ खा रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि जब मैं 1 रुपए में मुझे एक एप्पल मिल रहा है, तो मुझे 2 रुपए में 2 एप्पल मिलेंगे, यानी कि हमारी क्वांटिटी वगैरह, मतलब जो हमारी यूनिट है, मतलब जो हम खरीद रहे हैं वो सेम होना चाहिए। फिर अगर मैं 3 रुपए की बात करूं, तो मुझे 3 रुपए में 3 ही एप्पल मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 3 रुपए में मुझे 2 एप्पल मिल रहे हैं, यानी कि जो एप्पल की क्वांटिटी होनी चाहिए और मनी की क्वांटिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वैसे मैं भी आपको पढ़ाऊंगी, पर मैं हल्का फुल्का बता देती हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज को, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, चिप्स का एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए चिप्स, ओके, आपने एक पैकेट चिप्स खाया, तो आपको 10 की सेटिस्फेक्शन मिली, तो आपने कहा मुझे 10 यूटिल्स मिले, राइट। उसके बाद आपने दूसरी बार चिप्स खाए, तो आपको 7 की सेटिस्फेक्शन मिली, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को कंज्यूम करते हैं तो ये कंज्यूमर बिहेवियर होता है। कंज्यूम करते करते उसका जो एक सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो डिक्रीज होने लग जाता है बार बार। अगर हम बशर्त कि वो चीज एकदम सेम होनी चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो चिप्स खाया है, अगर आपने प्लेन मतलब सॉल्टी चिप्स खाया, तो दूसरा भी सॉल्टी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरा जाके बिंगो मैड एंगल टाइप का कुछ खा लिया आपने, भैया उसमें बड़ा चीजी फ्लेवर था वगैरह वगैरह, तो उसको खाने के बाद आपको मजा ही आ गया, तो आप उसके 10 यूनिट और खा
आ गए, राइट? ऐसा नहीं होता। तो आपका यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो आपकी मतलब एक उसका नेचर है, उसका बिहेव मतलब जो नेचर है, या फिर यू कैन से दैट कि वो जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। ओके, दूसरा खाया तो 7 यूटेल्स मिला, तीसरा खाया तो 5 यूटेल्स आपको मिला, ठीक है? चौथा खाया तो आपको कितना 3 यूटेल्स मिला। फॉर एन एग्जांपल ले रही हूँ बस मैं आपके समझाने के लिए, ठीक है? अब आपने यहाँ पे एक बात नोटिस करी कि हम जैसे जैसे इसके यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, 3 खाया, उसके बाद आपको अगेन मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपको मतलब ये इसे 4 मान लो, 4 यूटेल्स का मिला। अब देखो धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, गिर रहा है। अब धीरे आपने 3 खाया तो आपको 2 यूटेल्स मिला, फिर आपने 2 खाया तो आपको 0, मतलब कोई मजा नहीं आया, फिर आपने 1 खाया तो आप नेगेटिव 1 चले गए। तो यहाँ पे क्या है कि धीरे धीरे आपका यूटेल्स गिर रहा है ना, गिर रहेगा, पहले धीरे धीरे गिर रहा है, उसके बाद फिर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, फिर नेगेटिव हो जा रहा है। क्योंकि अब क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, आपको बहुत भूख लग रही थी, आप डोमिनोज चले गए, ठीक है? वैसे तो मत ही जाना, बेकार, मतलब डोमिनोज, चलो चले जाना, ठीक है? डोमिनोज आप चले गए, फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज कम्प्लीटली योर चॉइस गाइस कि डोमिनोज जाना है खाना खाने के लिए, किसी ढाबे पे जाना, बट एवर यू वांट। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि आप डोमिनोज चले गए, तो आप जब पहला पिज्जा खाएंगे, यानी कि पहला आपने थोड़ा सा पिज्जा खाया, अब हम जब ना भूख लग रही होती है ना, तो हमारे इर्द गिर्द ना बहुत सारे ऑप्शंस घूम रहे होते हैं कि अरे हम ये वाला पिज्जा भी खाएंगे, फार्म हाउस भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, वगैरह वगैरह, बहुत सारे चल रहे हैं। तो जाते हुए आपने एक दो ऑर्डर कर दिए, क्योंकि अभी आपको भूख लग रही है और आपके इर्द गिर्द दो चीज चल रही है, आपने खूब सारा ऑर्डर कर दिया। पर जब आप खाने बैठेंगे, एक्चुअली जब आप उसे कंज्यूम करेंगे ना, तो पहले तो आपको बहुत मजा आएगा, ओ माय गॉड, आप कहेंगे कि तृप्त मिल गई, यानी कि सेटिस्फेक्शन, सैचुरेशन पॉइंट हमें मिल गया। पर अब आप क्या करेंगे कि अब आप उसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे, तो बाहर निकलेंगे और सीधा जाके उल्टी कर देंगे। क्यों करी आपने उल्टी? क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल खत्म हो गया था, आपका मन नहीं कर रहा था, आपने ओवर खा लिया, तो नेगेटिव सेटिस्फेक्शन हो गई। देखिए, जब तक आपने खाया, धीरे धीरे वो गिर रही है, तब तक तो ठीक है, उसके बाद आपकी इक्वल हो जाती है, यानी कि अब आप वो कह रहा है कि भैया रुक जा, अब मत खा, पेट कह रहा है, पर लेकिन फिर कहा कि अरे यार खरी तो हमने जब हम आए थे तो हमने ज्यादा खरीद लिया था, अब इसको निपटा के जाते हैं, तो आपने क्या कर लिया, नेगेटिव ले लिया, आप उसको खाने लगे, आप जाकर के उल्टी कर दोगे तो नेगेटिव हो गई। तो यहाँ पे ये कह रहा है डिमिनिशिंग लॉ, डिमिनिशिंग का मतलब है गिरता, गिरती हुई मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे हम किसी भी चीज का कंजप्शन, सेम यूनिट का कंजप्शन करते रहते हैं, तो उसकी लॉ मतलब जो मार्जिन, ये क्या होती है, जब किसी चीज का हम कितनी यूनिट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होगी, रिड्यूस होगी, रिड्यूस होने लग जाती है, गिरने लग जाती है, ठीक है? तो ये हमारी क्या होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑथर यही कहना चाह रहा है, इकोनॉमिस्ट यही कहना चाह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ होता है वो डिमिनिश होता है, कि मार्जिनल यूटिलिटी में मतलब जब हम किसी भी चीज का कंजप्शन करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे गिरने लग जाएगी। और वो ये लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पे एकदम फिट बैठता है। यहाँ पे कैसे फिट बैठता है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर इसकी ये भी अजम्पशन है कि जो भी जब आप इस लॉ को अप्लाई करेंगे तो आप यूटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 हो गई, 7 हो गई, तो कितनी यूटिलिटी हो गई हमारी, 21 यूटिलिटी हो गई, अगर मैं कोई करूँ तो कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है, जब आप हर बार बाइट लोगे ना वो इंडिपेंडेंट होगी। मान लीजिए मैं एक पिज्जा बनाती हूँ आप लोगों से, ये एक पिज्जा है, ठीक है? जो ये इसकी पहली बाइट, दूसरी बाइट, तीसरी बाइट, चौथी बाइट, तो जब हम मैंने ये पहली बाइट, दूसरी बाइट, ये सब इक्वल होंगी, सेम साइज की होंगी, सेम टेस्ट के होंगे। ऐसा नहीं कि भैया यहाँ पर तो आपको चीजी फ्लेवर आ रहा है, यहाँ पे आपको पनीर का फ्लेवर आ रहा है, तो ये सेम नहीं है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए मैंने कंज्यूम कर दिया, तो मेरा मन इसके लिए भी उतनी यूटिलिटी देगा कि भैया दूसरा भी मैं क्या करूं, उसे कंज्यूम करूं। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, बट लेकिन इनके अंदर जो यूनिट है वो एकदम सेम है। इज दैट क्लियर? इंडिपेंडेंट खाना है, पहले मैंने एक खाया, उसके बाद फिर मैंने इंडिपेंडेंटली दूसरी खाई। ऐसा नहीं है कि पहले मैंने एक खा लिया था, उसका आधा पोर्शन दूसरे से कनेक्टेड था, नहीं, दूसरी भी किसी से कनेक्ट नहीं होगी, उसकी अपनी एक अलग ही मतलब वो है, यानी कि एक अलग सिंगल सेम पीस है। मान लीजिए दो एप्पल है, तो दोनों दोनों क्या एक जैसे ही है, पर अभी मैंने आधा मतलब इस एप्पल का आधा भाग इसमें, ऐसा नहीं, ये एप्पल अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए और ये भी एप्पल अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इनकम एंड प्राइस एंड गिवन, इनकम एंड प्राइस आर गिवन, यानी कि इनकम और प्राइस गिवन होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, यानी कि गिवन है, मतलब आपको पता है ऑलरेडी कि भैया इतना प्राइस है और आपकी इनकम क्या है ये भी आपको पता है। यहाँ पे इनकम में ज्यादा कुछ चेंजेस वगैरह नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी
ये हमारी क्या है, ये अजम्पशंस ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे आपको समझ गए होंगे आपको कि इसके अजम्पशंस क्या है। तो भैया अब लॉ को पढ़ने के पहले हमें उसके अजम्पशंस को अपने माइंड में घोट लेना चाहिए। ओके, कि जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो उसके अजम्पशन, क्योंकि हम उसके अजम्पशंस के बाहर जाएंगे तो वो लॉ गलत हो जाएगा। ओके, तो हमें उस लॉ के assumptions के अकॉर्डिंगली ही काम करना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मेरी बात समझ आ गई है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ आ गया है। अब चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो अगर अब हमें कंज्यूमर बिहेवियर को निकालना है तो हमें कुछ चीजें, देखिए कार्डिनल यूटिलिटी से कंज्यूमर बिहेवियर को निकालने के लिए कुछ चीजें हमें पहले सीखनी पड़ेंगी। तो यूटिलिटी आपको समझ आया? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को कंज्यूम करने के बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो आपको सुकून मिलता है, ठीक है, वो आपकी यूटिलिटी है, जिसे हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में यूटिल से मेजर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आती है आपका टोटल यूटिलिटी, यानी कि आपका कुल उपयोगिता। कि व्हाट डू यू मीन बाय द टोटल यूटिलिटी? की टोटल यूटिलिटी क्या होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है? तो टोटल यूटिलिटी इज द ओवरऑल सेटिस्फेक्शन ऑफ बेनिफिट कंज्यूमर रिसीव फ्रॉम कंज्यूमिंग certain utils unit sorry quantity of the goods and services। मतलब सारी जितने भी आपने पीसेस खाए, कितने, जितनी आपको सेटिस्फेक्शन मिली है, जितनी ओवरऑल आपको सेटिस्फेक्शन मिली है, अगर आप उन सबको ऐड कर देंगे जो आपके पास आएगी तो वो टोटल यूटिलिटी होगी। यानी कि आप कह सकते हैं Q इज इक्वल टू यूटिलिटी वन, यूटिल्स वन, यूटिल टू, यूटिल थ्री, डैश डैश करके आप यूटिल एन तक जा सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जब मैंने एक चिप्स खाया था तो मुझे 10 यूटिलिटी मिली थी, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 चिप्स खाए तो मुझे 7, 3 चिप्स खाए तो मुझे कितनी मिली, 4 की मिली, ठीक है। तो 5 खाए तो 4 खाए तो सॉरी 3 खाए तो 5 की मिली, 4 खाए तो मुझे 4 की मिली। तो अगर जब मैं इन पॉइंट्स को ऐड कर दूंगी, ठीक है, इन सभी पॉइंट को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो आपका कितना आ गया, 26 आ गया। टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी हो गई, ये जितनी आपको एक चीज को कंज्यूम करने के बाद जितनी यूटिलिटी आपको मिली है वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी कि एक यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी 10, ठीक है। 2 यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कितनी हो गई, 7 यूनिट हो गई, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा गिरती रहती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है क्योंकि आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ लगता है, जिसकी वजह जो हमेशा कहता है कि जब हम किसी भी चीज के एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते चले जाएंगे, एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करते चले जाएंगे तो धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाएगी। इज दैट क्लियर? तो जब आप सभी इंडिविजुअल मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड कर देंगे, जैसे कि 10, ठीक है, 10 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 4 हो गया, तो जब ये सारी इंडिविजुअल मार्जिनल यूटिलिटीज है, इंडिविजुअल मार्जिनल यूटिलिटीज को जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 10 और 7 17, 17 और 5 21, 21 और 4 26, तो ये आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी आ गई, 26। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका सम टोटल, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। ओके, तो दोनों से हम इसे निकाल सकते हैं। अब हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर देखें, हाँ ये भी देख लीजिए, द टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ यूटिलिटी गेन फ्रॉम द कंज्यूमर और कंज्यूमिंग ऑल यूनिट ऑफ मतलब प्रोडक्ट। जब हम सभी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट मतलब सबको ऐड कर लेंगे, जो भी हमें सेटिस्फेक्शन होती है वो हमारी टोटल यूटिलिटी होती है, ठीक है। तो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी कहते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आया, कोई भी दिक्कत आई, तो आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं जब भी आपका वीडियो देखूंगी देन डेफिनेटली मैं उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्स करूंगी। ओके, आई मीन आपके कमेंट्स देखूंगी। ओके, तो देखिए टोटल यूटिलिटी, देखो हमने एक यूनिट को कंज्यूम किया, जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो हमें 20 यूटिल्स की क्या मिली, मार्जिनल यूटिलिटी मिली। तो हमारी टोटल यूटिलिटी अभी कितनी है, 20 है। इसके बाद सेकेंड यूनिट मैंने कंज्यूम करी तो मेरे को कितनी मिली, कितनी मेरी हो गई यूटिल, 15 यूटिलिटी गिर गई ना। मैंने कहा था ना, लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ अप्लाई होता है, तो गिर जाएगी। तो हमारा क्या हो गया, 20, और हम टोटल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी यानी कि हम यूटिलिटीज को प्लस कर रहे होते हैं। तो 20 और 15 को प्लस करोगे तो 35 आ जाएगा। उसके बाद आपका मार्जिनल यूटिलिटी और गिर गई तो हमारा 35 आ गया, जब आपने 35 में 10 ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद आता है 5 यूनिट मिली, इसके बाद आपकी फोर्थ यूनिट आपने कंज्यूम करी तो आपको 5 यूनिट्स मिली, तो 35 और करोगे तो ये हमारा 50 आ गया। इसके बाद फिफ्थ यूनिट में आपकी यूटिलिटी और ज्यादा कम हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ठीक है, हमें 0 मिली तो 0 को हम करेंगे नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आया तो हमारी ये स्टिल 5। इसके बाद ये हमारा क्या हो गया,
ठीक है, हमारा क्या हो गया, जब हमने 6 यूनिट करी, तो 0 के बाद हमेशा ये याद रखना मार्जिनल यूटिलिटी गिरने लग जाती है, यानी कि नेगेटिव हो जाती है। तो -5 हो गई, तो हमारे ये 45 हो गए। तो जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, गिर रही है, तो टोटल अगर आप देखेंगे यूटिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि गिर रही है, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, जैसे ही टोटल जो हमारी ठीक है, जब तक ये डिक्रीज हुई तब तक ये इंक्रीज हुई, जब ये जीरो हो जाती है, ठीक है, जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जीरो हो जाती है, तो टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आता, वो अपने एक मतलब मैक्सिमम पॉइंट पे होती है। कौन से पॉइंट पे होती है, अपने एक मैक्सिमम पॉइंट पे होती है, जिसे पॉइंट ऑफ सेचुरेशन भी कहा जाता है। हिंदी में बोले तो तृप्ति का बिंदु या पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। ठीक है, तो तृप्ति का बिंदु भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम 6 पॉइंट पे गए, तो हमने और किया, बाहर जाके उल्टी कर दी, भैया आप नहीं खाया जा रहा, ठीक है, उल्टी कर दी, तो हमारी ये नेगेटिव हो गई। और जैसे ही हमारी नेगेटिव हो गई, तो यहाँ पर याद रखेगा, हमारी जो टोटल यूटिलिटी है, ठीक है, अगर मैं टोटल यूटिलिटी की बात करूं, तो वो हमारी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि डिक्लाइन करने लग जाएगी, गिरने लग जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं रिलेशन भी होता है, जो कि मैं आपको बताऊंगी। तो ये टोटल यूटिलिटी अगर आप शेड्यूल में समझ देखेंगे, तो यहाँ पे आपको समझ ही आ गया होगा। इस तरीके से टोटल यूटिलिटी, अब मैं नाउ अगर मैं इसे प्लॉट करना चाहूँ एक ग्राफ के ऊपर, तो यहाँ पर मैं इसका एक ग्राफ प्लॉट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या हो गई, ठीक है, यहाँ पे मैं आपका यूनिट्स ले लेती हूँ, ये मेरी यूनिट्स हैं, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 यूनिट। इसके बाद यहाँ पे मैं अपना टीयू एंड एमयू आएगा, पर मैं अभी एमयू का ग्राफ नहीं बना रही, क्योंकि अभी मैं आपको एमयू पढ़ाऊंगी, यानी कि मार्जिन, एमयू का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, टीयू का मतलब टोटल यूटिलिटी, मार्जिन को हिंदी में कहते हैं सीमांत उपयोगिता। ओके, तो अभी मैं आपको सिर्फ टीयू बता रही हूँ, ओके, कि टीयू कैसे बनता है, अभी यहाँ पे मार्जिन ये वाला नहीं बता रही। तो यहाँ पर याद रखेगा, देखिए, टोटल यूटिलिटी बनाने के लिए आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी आपको पता होनी ही चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आता है कि पहली यूनिट यहाँ मैं ले लेती हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, काफी। देखो, पहली यूनिट पे इसे कितनी मिली, फर्स्ट पे 20, यहाँ पे प्लॉट होगा, राइट। इसके बाद सेकंड पे 35, सेकंड पे 35, यहाँ बीचों बीच आएगा लगभग। ओके, फाइन। ओके, इसके बाद थर्ड पे 45, थर्ड पे 45 यहाँ पे आ गया। आप अपनी कॉपी में अच्छे से बनाएगा। फोर्थ में 50, ठीक है, तो फोर्थ में आपको कितना मिला है टोटल यूटिलिटी, 50। ओके, इसके बाद फिफ्थ में आगे देखेंगे, तो फिफ्थ में भी आपको 50 ही मिला है, यानी कि सेम पॉइंट पे आ जाएगी। सिक्स पे आपको कितना मिला है, 45, सिक्स पे आप वापस बैक हो गए। ओके, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे, अगर मैं इनको मिला दूं, अगर मैं इन सब पॉइंट्स को ऐड कर देती हूँ, ठीक है, अगर मैं इन सब पॉइंट्स को ऐड कर देती हूँ, तो हमारी टोटल यूटिलिटी इस तरीके से बनी। ठीक है, तो दिस इज माय टोटल यूटिलिटी। ओके, टोटल यूटिलिटी क्या है कि सबसे पहले टोटल यूटिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। सबसे पहले अगर मैं देखूं, टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज होती है, फिर वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे चली जाती है, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट, यानी कि यहाँ पर टोटल यूटिलिटी, अब आपको यहाँ पे रुक जाना चाहिए। मैक्सिमम पॉइंट का मतलब होता है, इसे आप तृप्ति का बिंदु भी कहते हैं। तृप्ति का बिंदु यानी कि तृप्त हो चुके हो। सैचुरेशन पॉइंट है ये, सैचुरेशन पॉइंट या स्टैटिटी पॉइंट भी आप इसे कहते हैं, स्टैटिटी पॉइंट भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले चुके हो, अब आप उससे ज्यादा खाओगे तो उल्टी कर दोगे, तो आपने पर नहीं माने कि भैया खत्म करके जाऊंगा, तो आप इसकी यूटिलिटी लेंगे, तो ये धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाता है। तो ये होता है आपका टीयू, यानी कि टोटल यूटिलिटी। तो ये एक कंज्यूमर बिहेवियर को दिखाती है कि कंज्यूमर बिहेवियर किसी भी चीज की जब टोटल यूटिलिटी को कंज्यूम करता है, तो किस तरीके से बिहेव करता है। इज दैट क्लियर? सो वेल, आई होप गाइस यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है मार्जिनल यूटिलिटी। वैसे तो जहां तक है मैंने यहाँ पे आपको बताया है, आपको इसी से मार्जिनल यूटिलिटी क्लियर हो गया होगा, पर कोई नहीं, हम इसको दोबारा से सीख लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज अ एडिशनल सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट और कंज्यूमर गेट द कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ द goods and services। देखिए, marginal utility is the change in total utility resulting from consuming one additional unit। मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने का फॉर्मूला होता है TU n -TU n-1। ओके, ये माइनस है।
TU n माइनस वन। ओके, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक यूनिट को लेने के बाद जितनी आपको सेटिस्फेक्शन होती है यूटिल्स की, वही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही था। ठीक है, अगर आप इसे ग्राफ के थ्रू जाएंगे, इसी ग्राफ में मैं आपको बता दूं, तो यानी कि एक यूनिट कंज्यूम करी तो 20 की वो हुई। अगर मैं टोटल TU के थ्रू मार्जिनल यूटिलिटी निकालूं, तो मैं कैसे निकालूंगी कि मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट गिवन, मेरे को सिर्फ TU दिया हुआ है। इन केस की अगर हमें सिर्फ TU दिया गया है, ठीक है, ये हमें नहीं दिया, हमें ये कैसे निकालना है, MU कैसे निकालना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है TU n माइनस वन। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी TU n माइनस वन। तो यहाँ पे TU कितना है 20। अगर मैं इसकी बात करती हूँ 20 माइनस ऊपर तो अभी कुछ भी है नहीं, तो हमारा पहला कितना आ गया MU 0। इसके बाद दूसरा हमारा कितना दे रखा है 35, तो हमारा 35 माइनस 20 कितना बचेगा 15। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये TU हो गया और ये TU n माइनस वन हो गया। ठीक है, तो आपको इसमें से माइनस करते चलना है, तो जो आप माइनस करोगे तो जो निकल के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जब आप कोई भी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे जितनी आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जो भी आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है किसी भी चीज को कंज्यूम करने के लिए, के बाद में जो भी एडिशन आपको सेटिस्फेक्शन है, जो भी आपको मतलब सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो आपकी क्या हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी को अगर मैं ग्राफ पे ड्रॉ करूं, तो हाउ कैन आई ड्रॉ, ठीक है, मैं कैसे इसे ड्रॉ कर सकती हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, मैं फिर से कह रही हूँ, आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से ड्रॉ करना। मेरे पास तो पेन टैबलेट है, जिसकी वजह से उतना परफेक्ट नहीं बन पा, मतलब परफेक्ट नहीं आता। यहाँ पे मैं अब दोनों ही ड्रॉ करूंगी, TU एंड MU ऑल्सो। तो मेरा TU कुछ इस तरीके का बना था, राइट, अभी मैंने बनाया भी था। ठीक है, अब मैं MU ड्रॉ करूंगी। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, इसके बाद 10 20 30 40 50 60। ओके, इसके बाद हमें फर्स्ट यूनिट पे कितनी मिल रही थी 20। ओके, यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे प्लॉट होगा। इसके बाद सेकेंड यूनिट पे 15, सेकेंड पे 15। ओके, यहाँ पे प्लॉट होगा। इसके बाद थर्ड पे 10, यहाँ प्लॉट होगा। फोर्थ पे 5, यहाँ प्लॉट होगा। फिफ्थ पे 0, ठीक है, यहाँ प्लॉट होगा। एंड सिक्स पे -5। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगी, तो ये मेरा -10 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ओके, तो ये लगभग लगभग यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पे बना देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या गिर रहा है, ये एक गिरता हुआ कर्व। ठीक है, अगर आप देखेंगे गिरता हुआ कर्व है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गिरता हुआ हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 होना चाहिए था, ये कर्व इस तरीके से। okay? अभी मैं अगर इसको भी प्लॉट करके बनाती, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे 50 का पॉइंट आता है, यानी कि फिफ्थ पॉइंट पे 50 था ना, तो ये तो 50 आता और इस पे ये 0 है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो ये जो TU है, देखिए यहाँ पर अब जैसे जैसे TU इंक्रीज कर रही है, जैसे जैसे TU इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो वैसे वैसे MU डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्राफ पे देखेंगे MU क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर जब TU अपने मैक्सिमम पॉइंट पे, यानी कि 20 के पॉइंट 50 के पॉइंट पे आ गया, मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ पे MU का क्या हो जाता है, MU के अगर थ्रू हम देखें, तो MU का पॉइंट क्या आ जाता है, उसका सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, 0 का पॉइंट आ जाता है। वो कहता है भैया यहाँ से आप आगे मत बढ़ो, अगर इसके बाद भी आपको कुछ कंज्यूम करना है, तो आपको नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मिलेगी। TU भी आपको यहाँ पे बताता है कि भैया इसके बाद कंज्यूम मत करो, पर अगर आप करते हैं तो आपको नेगेटिव वो मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, जब 0 हो जाता है, उसके बाद ये डिक्लाइन करने लग जाता है। ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है हमारा कर्व जो है, वो इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रहा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है कि वाई बिहेव लाइक दैट। तो ये किसके कारण कर रहा है, मैंने अभी भी बताया था, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी की वजह से बिहेव करता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी की वजह से हमारा जो मतलब कर्व है, वो इस तरीके का बिहेव करने लग जाता है। क्योंकि एक लॉ ये कहता है कि जब हम किसी भी यूनिट का कंजप्शन बढ़ाते चलते हैं, सेम यूनिट का कंजप्शन बढ़ाते हैं, तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, या तो वो धीरे धीरे डिक्लाइन करेगी, फिर वो 0 हो जाएगी, दोनों नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी ये आपको बताती है कि आपने कितना कंज्यूम किया है, राइट गाइस। तो इतना आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। तो ये मैंने आपको रिलेशन भी बता दिया। तो कई बार आपको रिलेशन पूछा जाता है, तो पहला रिलेशन यही होता है। अगर आपसे रिलेशन पूछे, तो पहला रिलेशन हमारा, अगर मैं बात करती हूँ, फर्स्ट रिलेशन यही कहेगा, व्हेन व्हेन TU
इंक्रीज, जब हमारी टीयू क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि जब टीयू इंक्रीज होती है तो एमयू क्या होता है, तो आप लिखेंगे एमयू डिक्रीज। ओके, तो देन हमारा एमयू क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। उसके बाद हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है व्हेन टीयू मैक्सिमम, जब टीयू अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाता है, यानी कि दिस वन, ठीक है, जब व्हेन टीयू हमारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, तो एमयू हमारा क्या होना चाहिए, एमयू हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो एमयू 0 हो जाएगा, अभी मैंने आपको शेड्यूल में भी दिखाया। ठीक है, इसके बाद व्हेन टीयू डिक्लाइन, ठीक है, जब हमारा टीयू डिक्लाइन करने लग जाता है तो आपको याद होना चाहिए एमयू क्या होने लग जाएगा, डिससेटिस्फेक्शन में आ जाएगा, और या फिर एमयू हमारा या फिर क्या नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि देखिए जैसे जैसे ये डिक्लाइन किया तो एमयू क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो जाता है। तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है। तो हमें एक कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन, या यू कैन से किसी भी चीज को कंज्यूम जो करना चाहिए वो मैक्सिमम इस पॉइंट तक या फिर यहाँ तक कंज्यूम वो कर सकता है। उसके बाद अगर वो उसकी कंजप्शन करेगा, ठीक है, अगर उसकी कंजप्शन करेगा तो उसे डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसे मतलब प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर को नहीं करना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो यानी कि अब ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे कि अभी मैंने बताया ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या कहता है, अभी मैं बार बार बता रही हूँ। लॉ पहले तो मैं आपको बता दूं, ये लॉ दिया था आपका एच.एस. गुस्सेन ने, यानी कि हरमन हेनरिच गुस्सेन ने 1854 में। ठीक है, ये लॉ जो प्रपोज किया था ये एच.एस. गुस्सेन का लॉ था, जिसे एच.एस. गुस्सेन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, यानी कि गुस्सेन्स फर्स्ट लॉ के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, तो ये लॉ जो था इसे, या आप इसे लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये यही बोलता है कि जब हम किसी भी चीज का, जब कंज्यूमर किसी भी चीज की मोर यूनिट को मतलब किसी भी सेम गुड की मोर यूनिट को कंज्यूम करता है, यानी कि एडिशनल, उसको एडिशनल जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जब मोर यूनिट्स को जो कंज्यूम कर रहा है, जो उसे एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है, वो उसकी क्या है, मतलब देखिए पहले यहाँ पे एडिशनल सेटिस्फेक्शन इन द सेंस की 20 थी। ठीक है, 20 थी, इसने क्या किया, उसकी मोर यूनिट यानी कि 2 यूनिट और कंज्यूम कर ली। टीयू एमयू बराबर थे पर इसने और यूनिट कंज्यूम करी, तो यहाँ पे इसका क्या होने लग जाएगा, इसका जो लेवल है वो गिरने लग जाता है। ठीक है, वो क्या होने लग जाता है, वो गिरने लग जाएगा, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो गिरने लग जाती है, डिक्लाइन करने लग जाती है। जब हम सेम यूनिट के एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते रहेंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल खत्म हो जाएगा, हमारा खाने का मन नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। बाकी हमारा प्राइस हो गया, इनकम हो गया, बाकी अदर जितने भी फैक्टर होते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में उन सबको कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, क्या रखा जाता है, कांस्टेंट, यानी कि समारोह में कोई चेंज नहीं आता। याद रखिएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ होता है ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, यानी कि सार्वभौमिक, मतलब ये आप इसे क्या कह सकते हैं, सार्वभौमिक एप्लीकेबिलिटी होती है, इसकी सभी चीजों पे अप्लाई होता है। वाटर पे भी, ज्यादा पानी पी लोगे, पीते रहोगे उल्टी कर दोगे। कपड़ों पे भी एप्लीकेबल होता है, बार बार एक ही कलर का कपड़ा पहनोगे तो आपको मजा नहीं आएगा। मैं रोज एक ही ब्लैक ब्लैक टी शर्ट्स पहनने लग जाऊं तो मुझे धीरे धीरे मजा नहीं आएगा। तो इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। ठीक है, यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल कुछ खा रहे हो, कुछ पहन रहे हो, वाटर हो गया, फूड हो गया, ठीक है, क्लॉथ हो गया, ये कुछ भी चीजें हैं। ठीक है, जब हम इसके सेम यूनिट को बार बार कंज्यूम करते हैं तो उसको हमें क्या होता है, उसकी हमें वो सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे नेगेटिव या पहले गिरेगी, देन उसके बाद वो डिससेटिस्फाइड आप होने लग जाओगे। इसके बाद ये फर्स्ट लॉ कहलाता है गुसेन्स का फर्स्ट। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये फोटो जर्मन इकोनॉमिस्ट एच.एस. गुसेन की है, जिनका नाम है हरमन हेनरिक गुसेन। ठीक है, इन्होंने 1854 में इस लॉ को प्रतिपादित किया था, प्रपोज किया था। ठीक है, और ये गुसेन्स का फर्स्ट लॉ कहलाता है। इज दैट क्लियर? इस लॉ के भैया मैंने जैसे कि बताया, जब हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो उसके अपने कुछ अजम्पशंस होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस लॉ के भी अपने अजम्पशंस है। पहला, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी कि ये लॉ अप्लाई होता है कार्डिनल मेजरमेंट में, जहां पे हम यूटिलिटी की मॉनेटरी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं 10 यूटिल 20 यूटिल्स। ठीक है, तो यूटिल्स में हम उसे निकाल सकते हैं। कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, हम जो कंजप्शन कर रहे हैं वो एक उचित मात्रा में करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इन द सेंस कि मान ली मैं 1 यूनिट कर रही हूँ तो मुझे मतलब 1 रुपए में मुझे 1 यूनिट मिल रहा है और 2 रुपए में मुझे 2 ही यूनिट मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, आई मीन
रीजनेबल, यानी कि सेम यूनिट का कंजप्शन हम करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली खाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी एक पिज्जा की एक बाइट अब खा ली, एक शाम को खा ली, तो जब आप खाई तो मुझे 10 यूटेल्स मिले और शाम को खाई तब भी मुझे हो सकता है 10 मिले, 11 भी मिल सकते हैं, क्योंकि गैप हो गया। आपको कंटिन्यूअसली खाना है, ओके। नो चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, आपको हर बार उतनी ही क्वांटिटी लेनी है जितनी आप पहली बार लिए, ठीक है। रेशनल कंज्यूमर, कंज्यूमर बहुत ज्यादा जागरूक है, उसे पता है, उस हवास में खा रहा है, उसे पता है कि मैं क्या खा रहा हूँ। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज होनी चाहिए, एक दूसरे से पिज्जा की बाइट्स कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए, ओके, कि भैया इसको इतना खाएंगे तभी जाकर मजा आएगा, दोनों एक जैसी होनी चाहिए, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ओके। इसके बाद एमयू ऑफ मनी, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, मतलब कि अगर आपको 1 रुपए में दो मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि 2 यूटिल्स मिल रहा है, तो 2 रुपए में आपको कितना मिलना चाहिए, 4 यूटिल्स। या 1 रुपए में, सिंपल समझो, 1 रुपए में एक मिल रहा है, तो 2 रुपए में दो मिलना चाहिए, 3 रुपए में तीन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 रुपए में भी एक मिले और 3 रुपए में, इट मीन्स की तो इन्फ्लेशन आ गया ना, कि भैया अब आपको 2 रुपए में एक मिल रहा है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन वगैरह इन सब चीजों को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन वगैरह को इग्नोर किया जाता है, इकोनॉमी इज स्टेबल, इकोनॉमी स्टेबल है, उसको मान करके हम ये चलते हैं। फिक्स्ड इनकम है, और इनकम और प्राइस फिक्स है, जैसे मैंने बताया कि 1 रुपए में एक मिल रहा है, 2 रुपए में दो मिल रहे हैं, 3 रुपए में तीन मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि 1 रुपए में एक यूनिट मिल रही है, फिर 2 रुपए में दो, कुछ समय के बाद 3 रुपए में सिर्फ दो यूनिट मिल रहे हैं, नहीं, 3 रुपए में तीन ही यूनिट मिलेंगी। तो इनकम और आपका प्राइस फिक्स है, ठीक है। ये लॉ इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि इसमें जो मतलब कि एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी आता है, इकोनॉमी में प्राइस ऊपर नीचे भी होते हैं, ठीक है। परफेक्ट नॉलेज होती है, जो कंज्यूमर होता है उसे हर चीज की परफेक्ट नॉलेज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया उसको कुछ पता नहीं है, ठीक है, वो परफेक्ट नॉलेज के साथ ही चीजों को कंज्यूम कर रहा है, ओके। ये इसके अजम्पशंस है। विदाउट अजम्पशन हमें कुछ भी चीज नहीं पढ़नी चाहिए, विदाउट अजम्पशंस आप भी नहीं पढ़ेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि विद अजम्पशन ही इसको आप करें, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है गाइस की लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, जैसे जैसे हम अपनी टोटल यूटिलिटी को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है। जब हम टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमम कर देते हैं, ये जीरो हो जाती है, देन और गिरने लग जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाती है, उसके बाद हमें कंजप्शन नहीं करना चाहिए। अगर आप उसका कंजप्शन करेंगे तो आप उसको नेगेटिव पाएंगे या डिक्लाइन पाएंगे। इज दैट क्लियर? इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आई होप गाइस कि आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे बात आती है, नेक्स्ट वन हमारा आता है कि कंज्यूमर जो होता है उसे कब इक्विलिब्रियम होता है, कि कंज्यूमर को कब सेटिस्फेक्शन होगी। ये तो हमने बात कर दी कि यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, वगैरह वगैरह। एक कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन का लेवल कहाँ पर आता है, तो इक्विलिब्रियम देखिए। तो अब आप देखते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, या कंज्यूमर सेटिस्फाइड क्या होता है। देखिए, कंज्यूमर का, उपभोक्ता, इक्विलिब्रियम का मतलब है वो पूरी संतुष्टि में है, यानी कि पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन ले चुका है वो कि वहां से वो चेंज नहीं करना चाहता। एक ऐसी जॉब जिसमें आपको पूरी सेटिस्फेक्शन मिल चुकी है, आप चेंज करने की स्थिति में नहीं हो, ओके। तो इक्विलिब्रियम मींस स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पे आप रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद अब आपको बिल्कुल भी मूव करने का मन नहीं है, आप मूव नहीं करना चाहते। पोजीशन ऑफ नो चेंज, ओके, जहां पर आप बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहते, तो उसे हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ओके। Consumer said to be equilibrium when does not intend to change. His level of consumption drives maximum satisfaction. वो अपने कंजप्शन में बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहता, ना उसे बढ़ाना चाहता, ना घटाना चाहता। अगर इस पॉइंट पे उसे कंजप्शन मिल गई है, तो वो इसी पॉइंट पे रहना चाहता है, ना इधर जाना चाहता, ना इधर जाना चाहता। इज दैट क्लियर? तो इसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं, ओके। इसके बाद आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव करने की दो सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। अगर हम मैं कार्डिनल अप्रोच में देखती हूँ, तो कार्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दो तरीके से अप्रोच किया जाता है, ठीक है। अगर कंज्यूमर जो अपनी पूरी इनकम है, अगर वो सिंगल क्वांटिटी पे खर्च कर रहा है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अलग होता है। अगर वो अपनी चीजों को दो क्वांटिटी पे, यानी कि टू गुड्स पे खर्च कर रहा है, मान लीजिए मेरी इनकम है, मैं सिर्फ क्लोथ्स पे खर्च कर रही हूँ, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अलग होगा। अगर मैं फूड एंड क्लोथ दोनों पे खर्च कर रही हूँ, तो मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अलग होगा। तो पहले देखते हैं कि एक गुड के केस में कंज्यूमर कब सेटिस्फाइड होता है, एक कम्युनिटी के केस में कब कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो देखिए, कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ, तो वो डिपेंड करेगा दो कंडीशंस पे, यानी कि दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उस कमोडिटी की प्राइस क्या है, वो खरीद भी सकता है अपनी इनकम में या नहीं। दूसरा कि उसकी एक्सपेक्टेड मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, यानी कि उसको मतलब कंज्यूम करने के बाद
उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि अ कंज्यूमर बाइंग अ कमोडिटी विल बी अ स्टेट इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज बाइंग सच अ क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट गिव हिज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है। जो भी वो कमोडिटी बाय कर रहा है उसे उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, पर लेकिन वो दो चीजों पे डिपेंड करती है कि उसका प्राइस क्या है और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। मान लीजिए मैंने एक यूटिलिटी एक खरीदी तो मुझे 20 यूटिल्स मिली, पर लेकिन कोई अगर दूसरी चीज खरीदी तो मुझे 10 ही मिली, तो कम मिली ना, राइट। तो ये यही कहना चाहता है। तो जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे इससे। तो मान लीजिए कोई भी चीज की वो गुड एक्स को खरीद रहा है, मतलब एक यूनिट खरीद रहा है गुड एक्स की, ठीक है। तो प्राइस अगर मैं गुड एक्स का देखती हूँ, अभी हम एक यूनिट के केस में देख रहे हैं तो हम इसे भी भूल जाएंगे। तो 10 अगर उसका 10 प्राइस है तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी 20 मिल रही है। उसके बाद प्राइस इज कांस्टेंट। देखिए मैंने पहले ही बोला था कि ये जो लॉज है इसमें हमारा प्राइस क्या है, प्राइस हमें दिया हुआ है, प्राइस हमारा गिवन है, ठीक है। तो अगर हमारी जो प्राइस है, अगर मैं 2 यूनिट खरीद रही हूँ तो 2 यूनिट मुझे 10 रुपए की 2 यूनिट पड़ रही है, पर लेकिन मुझे यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 16 यूटिलिटी मिल रही है। इसके बाद जब मैं 3 यूनिट खरीद रही हूँ वो भी मुझे 10 की मिल रही है, ठीक है, पर मेरे को यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन सिर्फ 10 हो रही है। इसके बाद 4 यूनिट खरीद रही हूँ, सेटिस्फेक्शन 4 हो रही है, 5 यूनिट खरीद रही हूँ, सेटिस्फेक्शन 0 हो रही है। तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या है कि कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम कंजप्शन को बढ़ाएगा। जब उसे एक यूनिट में 10 यूटिलिटी मिल रही थी तब भी कंज्यूमर अपना बढ़ाएगा, ठीक है, तब भी बढ़ाएगा। इसके बाद 2 यूनिट में 10 मिल रही थी, अभी इनकी मतलब नेगेटिव या वो नहीं हुई, उसका कंजप्शन कम हुआ, पर लेकिन वो अपने कंजप्शन पे रहेगा। पर जब उसका कांस्टेंट हो गया तो कंज्यूमर यहाँ पर, कंज्यूमर अगर 3 यूनिट खरीद रहा है और 3 यूनिट का प्राइस मतलब 10 ही रुपए है, पर उसे सेटिस्फेक्शन 10 की मिल रही है, तो अब कंज्यूमर का जब प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के बराबर पे आ जाती है तो कंज्यूमर का क्या है, कंज्यूमर उस सिचुएशन में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे होता है। यानी कि कंज्यूमर अभी कोई चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे तो कंज्यूमर को लग रहा था कि मैं कंजप्शन बढ़ा सकता हूँ, यहाँ आने के बाद कंज्यूमर अपने कंजप्शन में कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि कंज्यूमर को पता लग गया है कि अगर मैं इसके आगे या पीछे जाऊंगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी, जब हमारा प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के बराबर आ जाती है तो सिंगल कॉमोडिटी के केस में एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में होता है। देखिए ये मेरा प्राइस था 10 का, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको धीरे धीरे प्लॉट करती तो जिस पॉइंट पर 10 पर आकर दोनों मिलते हैं, यही पॉइंट वेयर द MUX इज इक्वल टू PX, जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो एक कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन कहां पर होगा, सिंगल क्वांटिटी के केस में, तो जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन गुड इक्वल टू होगी, जब मतलब सिंगल क्वांटिटी ऑफ सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड बराबर होगा प्राइस ऑफ द एक्स गुड के, वहां पर एक कंज्यूमर कंप्लीट सेटिस्फेक्शन में होगा। अगर मैं यहाँ पर जाकर के अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर मैं इस पॉइंट पे भी बात करूं तो कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर कंज्यूमर अभी अनस्टेबल है, वो सोचेगा कि अभी मेरे को 10 या 20 मिला है तो मैं और ज्यादा कंजप्शन कर लूं, यहाँ पे भी सोचेगा मैं और ज्यादा कंजप्शन कर लूं, पर क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ लगा है, धीरे धीरे आपका कंजप्शन गिरेगा ही, आपको नहीं करना चाहिए। जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर हो जाए तो वहां आपको रुक जाना चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी, और यहाँ पर आपका यहाँ तक आप कर सकते हैं, भले ही आप करेंगे पर आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, और ये टाइम आएगा आपका स्टैटिक सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। सेचुरेशन के बाद जब भी कोई काम किया जाता है तो वो आपको नेगेटिव या फिर आपका डिक्लाइन करता है। इज दैट क्लियर? तो ये आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। तो यहाँ तक आपका ये है इन केस ऑफ सिंगल, या मतलब इन केस ऑफ सिंगल आप मतलब हम एक सिंगल केस में हम इसे बात कर रहे हैं, यानी कि सिंगल जबकि कंज्यूमर अपनी इनकम को किस पे कर रहा है, सिंगल कमोडिटी पे खर्च कर रहा है। अब बात करते हैं कि जब एक कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी को डबल उस पे खर्च करता है, यानी कि दो चीजों के ऊपर खर्च करता है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखेगा कंज्यूमर स्पेंड हीज एंटायर इनकम इन टू कमोडिटीज, यानी कि दो, एक एप्पल है और एक ऑरेंज है, दोनों पे खर्च कर रहा है। तो जब आपका कब करेगा तो याद रखेगा दोनों पे खर्च कर रहा है, तो सिंपल सी बात है जब दोनों गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाएगी तो वहां पे वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, सिंपल। तो पहला वाला ही है, पर इसमें पहले में है, इसमें दो गुड के केस में। तो इस लॉ को हम जब दो कमोडिटी पे जाता है तो इसे हम दो तीन नाम से जानते हैं। इसे हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या सम सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन यानी कि आप प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं।
लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहते हैं, या गुसेन सेकंड लॉज भी कहते हैं। ये लॉ भी गुसेन के द्वारा ही दिया गया था, तो गुसेन का दूसरा लॉ कहलाता है। कई बार क्वेश्चन आता है गुसेन का सेकंड लॉ क्या है, तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी इसका सेकंड लॉ है। ठीक है, इसका लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, इनमें से कोई भी आपको नाम पूछे, आपको आंसर देना है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर को क्या करना है, कंज्यूमर को अपनी इनकम को जब वो दो चीजों पे खर्च करेगा तो उनसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, वो बराबर होनी चाहिए। दोनों को उनसे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, बराबर होनी चाहिए दोनों गुड्स की। तो जहां वहां पर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा, सिंपल, द कंज्यूमर मैक्सिमम हिज total utility will be allocate his income among various commodity in such way that marginal utility of last rupees spent each commodity are equal। यानी कि मैंने ऑरेंज पे भी खर्च किया, मैंने किस पे किया, मान लीजिए मैंने लिए ऑरेंजेस, ठीक है, वन एन एग्जांपल, और मैंने एप्पल्स लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जब मैंने मान लीजिए एक एप्पल खरीदा कितने रुपए का, एक एप्पल मैंने 20 रुपए का खरीदा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक एप्पल कितने का, एक एप्पल की जो मतलब मतलब एप्पल, 1 केजी एप्पल कितने रुपए किलो थे, 20 रुपए किलो थे, राइट। 1 केजी एप्पल कितने रुपए किलो थे, 20, एक केजी थे। तो 1 केजी एप्पल मैंने 20 रुपए के खरीद लिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ऑरेंजेस ले ली। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ पर ये जो है, ये कितने रुपए किलो है, 10 रुपए किलो। तो मैं 2 केजी एप्पल्स कितने रुपए की खरीदूंगी, 20 रुपए के खरीदूंगी। इज दैट क्लियर। तो दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, एक दूसरे के बराबर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जब आप लास्ट रुपए भी खर्च कर रहे हो तो दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के बराबर आती है। तो जब दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, उसी को इक्वी मार्जिन यूटिलिटी का लॉ भी कहता है। द कंज्यूमर विल स्पेंड हिज मनी इनकम एंड डिफरेंट गुड्स in such a way that marginal utility of huge good is proportionally of the price, proportionate to the price, यानी कि प्राइस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इज दैट क्लियर। तो 1 केजी हमने 20 रुपए का खरीद लिया, यहाँ पे हमने 2 केजी 20 रुपए का खरीद लिया। assumptions क्या क्या है, वही assumption सेम, कि कार्डिनल मेजरमेंट होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, मेजर होनी चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, यानी कि 1 रुपए में हमें 1 यूनिट मिलनी चाहिए, तो 2 रुपए में हमें कितनी मिलनी चाहिए, 2 ही यूनिट मिलनी चाहिए। कंज्यूमर इज रैशनल, कंज्यूमर के पास पूरा रैशनल है। एम टू मैक्सिमाइज योर यूटिलिटी, यानी कि अपनी उपयोगिता को मैक्सिमाइज करना ही उसका एम है। प्राइस हमें दे रखा है, या तो हमें प्राइस पहले से ऑलरेडी गिवन है, या हमारा प्राइस कांस्टेंट है, 10-10 चलेगा या 5-10 जो भी चलेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ अप्लाई होगा। गुड्स आर डिविजिबल, यानी कि डिविजिबल, यानी कि डिविजिबल का मतलब है कि डिवाइड कर सकते हैं। कि मान लीजिए पहले मैंने एप्पल क्या करे, एप्पल 10 रुपए केजी था, तो ठीक है, एप्पल 10 रुपए केजी था, और मेरे पास इनकम कितनी है, मेरे पास इनकम फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास कितनी इनकम है, मेरे पास 500 इनकम है। ठीक है, मेरे पास 500 रुपए, अभी या मेरे पास 50 रुपए, मेरी इनकम 50 रुपए है, तो मेरे को एप्पल भी लेने हैं और मुझे ऑरेंजेस भी लेने हैं। ओके, एप्पल 10 रुपए केजी है, ऑरेंजेस 5 रुपए केजी है। ओके, ये मान लीजिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एप्पल की कितनी क्वांटिटी लूँ, मैं एप्पल की फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एप्पल की 5 क्वांटिटी लेती हूँ, तो मेरा ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो मुझे ऑरेंजेस की कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, मुझे ऑरेंजेस की 0 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। तो मैं ऑरेंजेस की अगर 0 क्वांटिटी लूंगी, तो मेरा क्या हो जाएगा, तब भी मेरी इनकम 50 है, तो मैंने दोनों में से एक पे एलोकेट कर दिया। पर मैं दोनों पे एलोकेट करना चाहती हूँ, तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं एप्पल की सिर्फ एक ही क्वांटिटी परचेज करूँ, 10, और मैं ऑरेंजेस की कितनी कर लूँ, ऑरेंजेस की 8 क्वांटिटी परचेज कर लूँ, 40। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर इसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी है। पहला कि दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा माना जाता है कि दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, कि इसका जो लॉ है ये प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में मेजर नहीं करता, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर, इसे मेजर नहीं किया जा सकता। कई बार व्यक्ति सेम यूनिट नहीं खाना चाहता, या उसे खाने में आधी यूनिट खा लेता है। ये एम मनी कांस्टेंट नहीं रह सकती, इन्फ्लेशन आता है, डिफ्लेशन आता है, तो इस वजह से इनकम इफेक्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इनकम हमेशा कांस्टेंट नहीं रह सकती। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, इसीलिए इसे क्रिटिसाइज किया गया। तो गाइस ये था हमारा कंप्लीटली मतलब हमारा कार्डिनल और यूटिलिटी का लॉ, यानी कि यूटिलिटी ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी का लॉ, तो जिसकी वजह जिसे आज मैंने आपसे बात करी। सो वाला ये होता है, इसके आपको ये समझ आ रहा होगा।
तो आज के लिए हम इसमें कार्डिनल करेंगे और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी, मतलब अप्रोच के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो आई होप गाइस कि अभी तक के लिए आपको ये सारी चीजें समझ आएगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। विल लव, केयर, थैंक यू सो मच गाइस।